अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कैसे इवेल्युएट करते हैं, साथ ही साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इनका टाइम पीरियड, ऑर्बिटल रेडियस, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माजी में जितनी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम सारे के सारे यकीनन डिस्कस करते हुए जा रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, मोशन ऑफ सैटेलाइट। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ें। स्टार्ट करें बच्चे, चलो। अच्छा बच्चे, एक और चीज़, इस टॉपिक के नोट्स बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भैया सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाते हो। तो कोशिश करना लेक्चर को एक गो में देखो, नोट साथ साथ बनाते जाओ। जहां आपको बोला जाए वीडियो को पॉज करके सवाल को अटेम्प्ट करें, वहां पे आपने यही काम करना है। इससे आपका टॉपिक साथ साथ तैयार होता जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बच्चे ये आता है कि सैटेलाइट है क्या? सर सैटेलाइट क्या है, पहले तो ये समझा दें हमें। देखो मेरा बेटा, जिस तरह प्लैनेटरी मोशन होता है आपने नोट किया होगा, आपके पास डिफरेंट प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जैसे अर्थ है, सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ऐसे ही जुपिटर, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून सब क्या करते हैं, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल वैसे ही इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, बॉडीज मूव करती हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द चांद घूमता है, जो हमारा मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो एक सैटेलाइट है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। अभी सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जैसे जो चांद है ये नेचुरल सैटेलाइट है, इसे हमने नहीं घुमाया, ये खुद ब खुद कुदरती तौर पे घूम रही है अर्थ के इर्द गिर्द। बिल्कुल ऐसे ही बात सैटेलाइट्स ऐसे होती हैं जिसको हम लॉन्च करते हैं। हमसे मुराद इंसान बनाता है और बना के लॉन्च करता है। जैसे आपने कभी ना कभी नेविगेशन सिस्टम यूज किया होगा कहीं जाने के लिए, जीपीएस सिस्टम यूज किया होगा, वेदर फोरकास्टिंग देखी होगी। ये सारी की सारी चीजें जो पॉसिबल है वो किस वजह से पॉसिबल है, सैटेलाइट की वजह से। और मिसाल लो, आपके पास यूएई के अंदर पाकिस्तान और किसी और कंट्री का मैच चल रहा होता है, आपको यहां पाकिस्तान में बैठकर वो मैच लाइव नजर आ रहा है। वो किस तरह से हो रहा है, सैटेलाइट की मदद से। तो सैटेलाइट क्या है, अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाली बॉडी, आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि हम सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कैसे करता है। देखो भैया, हमें यह बात पता है कि अर्थ के सराउंडिंग में, अच्छा ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये सारे प्लैनेट्स पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट सिर्फ अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमता है, कहीं पे भी घूम सकता है। हम अर्थ को लेके बात कर रहे हैं। हमें पता है जो अर्थ के सराउंडिंग में अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, पढ़ चुके इससे पीछे 2 लेक्चर, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ताकि उसे अपने सेंटर की तरफ बुला सके। समझना। मान लो ये मेरा बेटा, मेरे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ ऐसा हमारे पास गोल मटोल सा है, गोल मटोल सा बन गया। अर्थ मान लो हमारे पास इस तरह का गोल मटोल सा है, ठीक है बच्चे। और आप यहां पे खड़े हुए हो, ये आप हो, आपके हाथ में कोई एक पत्थर है, ठीक है, जिसे आप अर्थ के गिर्द घुमाना चाह रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस पत्थर को कुछ सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो किया, तो क्या होगा भाई, पत्थर ऊपर जाएगा और अर्थ इसे वापस खींच लेगा। देखो ऐसे फेंकूंगा मैं किसी चीज को, ऐसे फेंकूं, किसी भी तरह फेंकूं, वो थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, नीचे तो आना ही था उसने। मैंने थोड़ा और ज्यादा जोर लगा के फेंका तो थोड़ा आगे जाके गिर जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने इसको और ज्यादा स्पीड दी तो थोड़ा और आगे जाके गिर गया। अब मैंने इसको इतनी ज्यादा स्पीड दी कि ये
अर्थ के कर्वेचर के फॉलो करना शुरू हो गया या अर्थ के कर्वेचर की तरह घूमना शुरू हो गया। समझना जरा ये बात, अगर आप ये समझ जाओगे तो मैं आगे आपको सैटेलाइट का मोशन दो तरह से समझाऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं सैटेलाइट के मोशन को समझाने के, कॉन्सेप्ट का फील लेते हुए चलो। देखो, आपने पहले ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इसकी आपने कुछ स्पीड दी थी, वो यहां पे आके गिर गया। आके गिर क्यों रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, आपने स्पीड बढ़ाई, थोड़ा आगे जाके गिर गया। ऐसे हम नोट करते हैं ना। मान लो आप एक रोड पे खड़े हुए हो, आपने ऐसे फेंका, वो आगे जाके गिर गया, और कस के फेंका और आगे जाके गिरा, और जोर से फेंका और आगे जाके गिरा। अब आपने इतना जोर से फेंका कि वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो कर रहा है। सर, अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करने से क्या मुराद है? समझो, आप एक रोड पे खड़े हुए हो, सारी जिंदगी ये रोड ऐसे सीधी तो नहीं चलती रहेगी, ये आगे जाके ऐसे मुड़ेगी। क्यों सर? भैया अर्थ राउंड है ना, अर्थ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो रोड ऐसे 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 नहीं चलता हुआ मार्स के अंदर घुस जाएगा। रोड ऐसे जाएगा, आगे जाके क्या होगा? कर्व होगा, फिर ऐसे घूमेगा 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 वापस आएगा। अगर हम माने कि अर्थ के ऊपर ऐसे एक रोड मौजूद है तो वो आगे जाके ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूम कर आएगा। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने से पुल किया, आगे वो अर्थ के सरफेस पे साथ लग गया। आपने और जोर से फेंका, थोड़ा आगे गया, फिर अर्थ ने उसे बुला लिया, और जोर से फेंका और आगे गया, फिर अर्थ ने बुला लिया। आपने और कस के फेंका। अब हो क्या रहा है समझना, ऑब्जेक्ट आपकी दी हुई वेलोसिटी की वजह से आगे गया, अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ के फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट कर्वेचर फॉलो कर रहा है, वही कर्वेचर अर्थ का भी है। तो अब ऑब्जेक्ट जितना नीचे आया, अर्थ भी उतना नीचे चला गया। ऑब्जेक्ट और घूमा, अर्थ भी और घूमा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट कभी भी आके अर्थ को स्ट्राइक नहीं करेगा। समझना ये बात। देखो, आपके पास ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, ये सैटेलाइट जो होती है, ये कभी अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके ऊपर हर लम्हे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है अर्थ की केस के अंदर, जो इसे कहां बुला रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिएगा ये बात, देखो ये अर्थ का सेंटर है, ये मेरा बेटा, इसके ऊपर फोर्स लग रही है ऐसे, ये इसे यहां बुलाना चाहती है। इसके बुलाने की वजह से इसने क्या किया? अपना कर्वेचर चेंज किया। देखो, पहले ऐसे जा रहा था, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन था, ये था, ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन था, लेकिन फोर्स लगने की वजह से इसने अपना कर्वेचर क्या किया? चेंज किया, यहां तक आ गया ये। बच्चे, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था, अलोंग द टेंजेंट होती है ना वेलोसिटी, तो इसने क्या किया? अपना कर्वेचर चेंज किया। मसला ये है, इसके कर्वेचर चेंज के साथ साथ अर्थ का भी कर्वेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। फिर इस पॉइंट पे देखो, ये इसके ऊपर फोर्स लग रही है टुवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसने अपना कर्वेचर क्या किया? चेंज किया। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ? अर्थ का कर्वेचर भी चेंज हो गया। तो ये सारी जिंदगी क्या करेगा? इस ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता रहेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो इसको बिल्कुल भी रिटार्ड नहीं कर रहा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। क्लियर हो गया? वैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से फ्रिक्शन बहुत मिनिमल होती है। यही वजह है कि रियल लाइफ में जब आप सैटेलाइट को बाहर लॉन्च करते हो तो आपको इसे इर्द गिर्द घुमाने के लिए कोई फ्यूल देना नहीं पड़ता, वरना ऐसे 100 साल तक थोड़ी चलेंगी हमारी सैटेलाइट्स, वो खुद ही चलती रहती हैं ऑटोमेटिकली। क्यों? अब अज्यूम करो आप इसके अंदर मौजूद हो क्या रहा है? आपके ऊपर अर्थ ने फोर्स लगाई, तो आपने बोला ठीक है भाई, हम अर्थ की तरफ आते हैं। आप जब तक पहुंचे यहां तक, अर्थ भी घूम गया, अब आप वापस वहीं पर हो, उसी ऑर्बिट के अंदर हो। अब अर्थ ने फिर फोर्स लगाई, आपने बोला चलो भाई हम अर्थ के सरफेस पे आते हैं। आप वापस अर्थ के सरफेस पे जाने के लिए ऐसे आए, अर्थ भी घूम गया। तो आपकी सैटेलाइट क्या कर रही है? अर्थ का कर्वेचर फॉलो करती चल रही है। पॉइंट समझ में आ गया? वो वेलोसिटी जो आप किसी सैटेलाइट को देते हो ताकि वो एक डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर अर्थ के इर्द गिर्द घूमे, वो कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ गया? क्या कहलाती है ये? ऑर्बिटल वेलोसिटी। सेट हो गया? अगर आपकी वेलोसिटी इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हुई तो ये आके जमीन को क्या करेगा? स्ट्राइक कर देगा। क्यों स्ट्राइक क्यों कर रहा है? इसलिए कि इसका जो कर्वेचर है वो ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है और अर्थ का कर्वेचर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। देखो, अभी आगे स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा? जिस हिसाब से अर्थ का कर्वेचर चेंज हो रहा है वैसे ही सैटेलाइट का कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो वो कभी भी सरफेस पे नहीं आएगा। लेकिन अगर सैटेलाइट का कर्वेचर तेजी से चेंज हो जाए और अर्थ जब तक इतना आगे घूम ही ना हो तो वाकई कहां पे गिर जाएगा? जमीन पे। जैसे यहां देखो, इसमें सैटेलाइट का कर्वेचर फौरन चेंज हुआ, अर्थ का कर्वेचर इतना सा हुआ था, तो जाके कहां पे स्ट्राइक कर गया? जमीन पे। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आप सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हो। ठीक है, एक और तरह से आप बात को समझ लो।
आपके पास ये मान लो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है, किसके सराउंडिंग में? अर्थ के सराउंडिंग में, जिसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अगर आपने एक और तरह से समझना है कि आपके पास ये सैटेलाइट इस डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों रहती है, मैं बार बार सर्कुलर ऑर्बिट का तस्करा कर रहा हूं, हालांकि ये ऑर्बिट एलिप्टिकल भी हो सकता है, अभी उसके ऊपर भी आते हैं, पहले बेस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। इसलिए रहता है, देखो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, या एक कह लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो कहां पे लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। अभी पता है ना, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, Gm1m2/r²। अगर आप सैटेलाइट के अंदर से देखोगे तो एक इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होगी अवे फ्रॉम द सेंटर। पढ़ चुके हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रेम से नजर आएगी, बाहर वाले फ्रेम से नजर नहीं आएगी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। तो बच्चे अगर एक सैटेलाइट इसके अंदर घूम रही है तो ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? बैलेंस कर रही होंगी। अगर आपकी स्पीड, गौर से सुनना, ये कौन सी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अगर आपकी स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो गई तो ये वाली फोर्स कम हो जाएगी, ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ये धड़ाम करके आके अर्थ पे गिर जाएगा। ये तो भी बता रहा था आपको मैं कि अगर आपकी वेलोसिटी ऑर्बिट की डिफाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगी तो वो कहां पे आ जाएगा? अर्थ पे आ जाएगा। और अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है इस ऑर्बिट के लिहाज से, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए उसके मुकाबले में, तो ये इस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। अब ये इस ऑर्बिट से बाहर एस्केप कर जाएगा या किसी नए ऑर्बिट में जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या वो बढ़ के एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बिल्ड करते जाएंगे। अभी तक हमने क्या बात पढ़ ली, क्या बात समझ ली? हमने ये पढ़ लिया कि भैया हमारे पास सैटेलाइट क्या है? अर्थ के इर्द गिर्द जो भी बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, दे आर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हो? आप उसे फेंकते हो, मतलब आप हाथ से पकड़ नहीं फेंकते, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, आप उन्हें फेंकते हो और वो अर्थ के इर्द गिर्द एक डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर रोटेट करती हैं। तो वो कभी आके जमीन को स्ट्राइक क्यों नहीं करती? क्योंकि जब वो सर्कल में घूमती हैं तो जो अर्थ का कर्वेचर होता है, जितना वो मुड़ता है उनका कर्वेचर भी उतना मुड़ता है। तो जो सैटेलाइट होती है वो हर लम्हे फ्री फॉल स्टेट में होता है। नोट करना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अगला लेक्चर होगा वेटलेसनेस वाला, वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। सैटेलाइट हर लम्हे फ्री फॉल स्टेट में होता है क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। वो सर्कल में घूम ही क्यों रहा है? ऑर्बिट में घूम ही क्यों रहा है? क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा है सेंटर में बुलाने के लिए। वो कहता है अच्छा हम आते हैं, जितनी देर में वो आगे जाता है अर्थ घूम चुका होता है, फिर फोर्स लगाता है, वो बोलता है अच्छा हम आते हैं, जितनी देर में आता है अर्थ भी घूम चुका होता है। वो सारी जिंदगी एक ऑर्बिट पे रहता है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? अर्थ के इर्द गिर्द एक डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर किसी सैटेलाइट को घुमाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की यहां से एक्सप्रेशन ड्राइव करें तो हमें यह बात पता है कि अगर एक सैटेलाइट मान लो मेरा बेटा, ये हमारे पास है अर्थ, ये हमारे पास आ गई अर्थ, और ये हमारे पास है इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट जिसके अंदर एक सैटेलाइट रोटेट कर रही है। यहां पे मान लेते हैं ये अर्थ का सेंटर है, दिस इज अवर अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है। यहां से लेके यहां तक का जो हमारा फासला है दैट इज स्मॉल आर। और आपने अगर पीछे ग्रेविटेशन वाली वीडियो देखी हुई है तो हमने ये सारी चीजें आज जो इस्तेमाल करेंगे वो पढ़ चुके हैं। यहां से लेके यहां तक का जो फासला होता है दैट इज आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, पढ़ा हुआ है। ये आर क्या है? अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का फासला। ये सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये बात पता है बच्चे कि सैटेलाइट जो कि दायरे में घूम रही है, सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दायरे में रोटेट करता है तो उसको दायरे में घुमाने वाली जो फोर्स होती है वो क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और इस सिस्टम में जबकि सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? वो ताकत जो बॉडी को किसमें घुमाएगी? दायरे में घुमाएगी। और यहां पे बॉडी जब दायरे में घूम रही है तो कौन सी ताकत इसे दायरे में घुमा रही है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ सैटेलाइट सिस्टम में एक दूसरे के ऊपर लग रही है, यानी कि अर्थ ने जो इसको होल्ड किया हुआ है। अगर मैं लिखूंगा यहां पे Fg will be equal to Fc, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आती है? Fg हमारे पास क्या हो जाएगा? G m इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है,
और इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है 6.67 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट है जो हमें नहीं पता। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का मास जो हमने कैलकुलेट भी किया था 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये r क्या है, ये जहन में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे यही पे गलती करते हैं कि ये r क्या है। ये r रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये r अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है का। ठीक है भैया, चलो गुड हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए सैटेलाइट के लिए लिखेंगे तो m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट ही रोटेट कर रहा है सर्कल में। v0 क्या है, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट। ये सारी बातें हम पढ़ चुके पीछे सर्कुलर मोशन की बेसिक में। m से m मर गया, एक r से एक r मर गया। v0 स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आता है gm डिवाइडेड बाय r। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो v0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट gm डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास है जनाबे वाला ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का जर्नल एक्सप्रेशन। बहुत सारी जगह अभी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपका सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट के अंदर है तो उसका आप ऑर्बिटल वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी टू पुट अ पर्टिकुलर सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कहां से निकाला है, ऑर्बिट में जहां सैटेलाइट है वहां से लेकर अर्थ के सेंटर तक का फासला। अच्छा, अब जरा यहां देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको क्या बात नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट का मास तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द प्लेनेट पे। ये कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास। अगर कोई और प्लेनेट होता तो उस प्लेनेट का मास आता है यहां पे। ये क्या है, ये क्या है आपके पास, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यानी कि आपकी सैटेलाइट जितना दूर होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतना कम होगी। माजी में 2 दफा पूछा गया क्वेश्चन। आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ से जितना दूर होगी, आपकी सैटेलाइट अर्थ से जितना दूर होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतना कम होगी। यहां से नोट करेंगे तो हमें नजर आ रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। ग्रेटर आर मींस लेसर ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि करीब वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, बाहर वाले ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी छोटी होती जाएगी। सेट हो गया। अच्छा, अगर हम इसी के अंदर एक और काम करें, हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हवाले से कहानी पढ़ी थी तो हमने ये बात देखी थी, किसी भी पॉइंट पे जी प्राइम मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे अगर आपने निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है gm डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव भी कर चुके, पढ़ भी चुके पिछले लेक्चर में। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है वहां पे इफेक्टिव मास क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का फासला। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सरफेस के लिए लिखूं तो जी प्राइम की जगह जी आ जाएगा, और सरफेस पे इफेक्टिव मास m ही होता है, यही वाला 6 × 10⁻24, और यहां पे आ जाएगा r। ये r, ये स्मॉल r से r क्यों आया, स्मॉल r क्या था, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपने ये g डिफाइन करना है। तो जब आप सरफेस की बात कर रहे हो, ये सरफेस है, ये सेंटर है, सरफेस से सेंटर तक का फासला क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। ये वही है r ई रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं r स्क्वायर को वहां ले जाऊं तो मेरे पास g × m विल बी इक्वल टू gr स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखिएगा, कई दफा इस्तेमाल करेंगे। ये r और r ई रेडियस ऑफ अर्थ ही है। मैं इस टॉपिक में जहां कहीं r लिखूं या r ई लिखूं बच्चे, वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू अपने पास होता है 6400 किलोमीटर या 6400 × 10⁻³ मीटर। भाई ये हट जाएगा तो किलोमीटर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है बच्चे। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, v0 इक्वल अंडर रूट gm डिवाइडेड बाय r, ऐसे ही है, gm डिवाइड बाय r, यही था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आगे एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं, ये तो मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की हो गई जनरल एक्सप्रेशन।
अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे कैलकुलेट करूं, सर ऑर्बिटल वेलोसिटी सरफेस ऑफ अर्थ से क्या मुराद है? क्या अर्थ के सरफेस के ऊपर चिपक के चलेगी सैटेलाइट? आपने तो कहा था कि सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। मान लिया मेरे बच्चे, हौसला हौसला। सरफेस से मुराद यह है अगर आपके पास कोई ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है। मान लो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर है, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर है, अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर है, तो ऐसी ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि यहां पे सरफेस से मुराद क्या है? ऐसी सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट कर रही है वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जाहिर है सरफेस के ऊपर जो गाड़ियां हैं वो सैटेलाइट्स नहीं है, तो सरफेस से चिपक के नहीं चल रही। कहां पे? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसके लिए हमारे पास, अगर हम ये काम करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, अगर हम ये काम करते हैं बच्चे, तो यही वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V नॉट विल बी इक्वल टू √GM डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो R है ये तकरीबन R के बराबर हो जाएगा। देखो मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर है तो 6400 में आप 100 ऐड करोगे तो बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, 6500 हो जाएगा। आप रख के देख लेना, तकरीबन वैल्यू 6500 से भी निकालना, वैल्यू 6400 से भी निकालना, तकरीबन एक जैसी आ रही होगी। तो क्या लिखोगे? हम ये जो काम कर रहे हैं ये उन सैटेलाइट के लिए जो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इन्हें लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स भी कहते हैं, या इनके ऑर्बिट्स को लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, लो सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो आर को हम आर से रिप्लेस कर देंगे भैया, ये बन जाएगा। अब आपको जी का वैल्यू पता है, ये रहा। कैपिटल एम का वैल्यू भी पता है, ये रहा। आर का वैल्यू पता है, पूरा। जब आप पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यानी कि मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, तकरीबन क्या आ रहा है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू और कॉन्सेप्ट को समझने वाली वैल्यू और कॉन्सेप्ट का फील लेने वाली वैल्यू। ये क्या चीज है? ये आपने निकाली ऑर्बिटल वेलोसिटी। किन सैटेलाइट्स के लिए? ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है, 100-200 किलोमीटर तक चलेगा, अर्थ के सरफेस के बहुत करीब ऑर्बिट कर रही हैं। तो उसके पास क्या लिखा आ रहा है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपने किसी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के करीब इतनी स्पीड दी कि वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर कवर कर जाए, तो वो क्या करेगी? ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी कि हर लम्हे अर्थ के कर्वेचर के साथ अपने आप को बैलेंस करेगी और कभी भी अपना ऑर्बिट टूटने नहीं देगी, ना अर्थ के सरफेस को आके स्ट्राइक करेगी, और कांस्टेंट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती रहेगी। समझ आ गई? इसी को देखना बच्चे जरा यहाँ पे। फिर इसी से हम एक और चीज समझते हैं। ये जो GM लिखा हुआ है, इस GM की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू डाल दूंगा तो V नॉट क्या बन जाएगा मेरे पास? GR² अपॉन में क्या आ गया भाई? ये GM की जगह पे आ गया GR²। चेक करो, GM की जगह GR² आ गया, और ये आ गया हमारे पास R। बच्चे ये हमारा था जर्नल फॉर्मूला। इस जर्नल फॉर्मूले को अभी हमने अप्लाई किया अर्थ के सरफेस के नजदीक वाले पे। ठीक है, एक R से एक R मर गया, क्या आता है हमारे पास? √GR। दोनों से एक ही वैल्यू आएगी, चेक करो, यहां से भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां पे G का वैल्यू क्या रखोगे? 9.8 रखोगे। R का वैल्यू क्या रखोगे? 6400 रखोगे। ये आप याद करो, मैंने आपको वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G के अंदर भी बताया था। G का वैल्यू 9.8 हम कहां लेते हैं? अर्थ के सरफेस के नजदीक। ज्यादा ऊपर जाओगे तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते। अच्छा बच्चे, यहां पर वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट का एक फील दिलाने के लिए एक बात बता रहा हूं, गौर से देखना। ये वैसे ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन एक फील आएगा। ठीक है, देखो अभी हमने ये बात निकाली ना कि अर्थ के सरफेस के करीब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 8 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो वो एक परफेक्ट उसमें घूमना शुरू हो जाएगा। समझ आती है बात की? ठीक है, इसके अंदर से आपको एक मजेदार बात बताते हैं। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ पे एक पॉइंट है A, और यहां कहीं पे अर्थ के ऊपर दूसरा पॉइंट है B, A B, समझिएगा बच्चे। और मान लो इनके दरमियान में ये जो टोटल फासला है ना, ये फासला है 8 किलोमीटर का। अर्थ के बारे में ये चीज ऑब्जर्व की गई कि, समझिएगा, अगर आप अर्थ के सरफेस पे 8 किलोमीटर चलते हो, कितना चलते हो? 8 किलोमीटर, तो अर्थ का जो कर्वेचर है, जो इसमें डिप आता है ना, ऊपर से नीचे आता है, वो कितना आता है? 5 मीटर आता है तकरीबन। समझना ये बात।
अगर आप अर्थ के सरफेस पे 8 किलोमीटर चलते हो, 8 किलोमीटर, तो जो अर्थ का कर्वेचर चेंज होता है, कर्वेचर चेंज का मतलब क्या है भाई, एक रोड ऐसे सीधे चल रही है तो वो सारी जिंदगी सीधी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ गोल मटोल है, रोड ऐसे चल रही है, कुछ टाइम बाद आगे जाके रोड ऐसे होगी, गोल गोल घूमेगी। तो यही बता रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 5 मीटर, जबकि आप इस पर चले कितना हो, 8 किलोमीटर। समझ गए? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई? समझना, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चल जाएगा, हाँ या ना? ऐसे ही है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो फ्री फॉल करते हुए 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो चेक करें जरा हम। देखो हमारे पास फॉर्मूला है S = VIT + ½ AT², हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं, हॉरिजॉन्टली थ्रो प्रोजेक्टाइल मोशन के आखिरी पार्ट में पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मेरा y एक्सिस पे अप्लाई करता हूं तो यह आ जाएगा y विल बी इक्वल टू V0y × t + ½ AY × t का स्क्वायर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल थ्रो करूंगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात चल रही है, तो अगर किसी को इसमें इशू हो भी, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, 5 मिनट आगे जाके टॉपिक वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को फील करना हो तो देख लो। हमारे पास हाफ AY, एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड, तो -10 क्योंकि वेक्टर अप्रोच चल रही है, और यहां पे आ गया, हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं कि 1 सेकंड में वो कितना नीचे आएगा। तो चेक करो कितना आ रहा है, 5 मीटर। यानी कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो वो 1 सेकंड बाद 5 मीटर नीचे आ चुका होगा। नजर आ रहा है? अब जरा ये 2 + 2 4 करो, ये सारी बात जमा करो जो मैंने बात बताई है। अगर आपने किसी सैटेलाइट को यहां से थ्रो किया और इसको आपने स्पीड कितनी दी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो बच्चे ये एग्जैक्ट अर्थ का कर्वेचर फॉलो करेगी। ये वाली बात हजम हुई? यहां पे थी आपकी सैटेलाइट, अब वो यहां से यहां इस पॉइंट पे आ गई, तो ऊपर से नीचे भी कितना आई होगी वो, 5 मीटर। क्यों? 1 सेकंड में इसने चला कितना, 8 किलोमीटर। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चलने के बाद अर्थ कितना नीचे आया था, 5 मीटर, और ये तो वैसे ही फ्री फॉल कर रहा है, तो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चला, ये भी कितना नीचे आया, 5 मीटर। फिर 8 किलोमीटर चलेगा, अर्थ 5 मीटर अंदर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हल हमें क्या करता है, अर्थ का कर्वेचर फॉलो करते चल रहा होता है। पॉइंट समझ में आ गई ये बात, हाँ या ना? सेट है? चलो अब देखो आगे। ये वैसे ही एक बात बता रहा था। अब बच्चे, हमने हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो जर्नल फॉर्मूला निकाला है, वो जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, V0 = √gm / r आ गया। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला। फिर हमने जब इसको सरफेस पे निकालना तो यहां पे कैपिटल R आ गया, सिंप्लीफाई किया तो √gr हो गया। ठीक है, 2 हो गए हमारे पास। अब अगर मेरे पास जो मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है किसी हाइट h के ऊपर, हाइट h से क्या मुराद है, जो अर्थ है उसके सरफेस के करीब नहीं है, ऊपर है। कितना ऊपर है हमें नहीं पता, हो सकता है 1000 किलोमीटर हो, 10,000 किलोमीटर हो, 35,000 किलोमीटर हो, हमें क्या पता कितना ऊपर है। ठीक है, तो अगर उसके लिए करूंगा तो यही फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा, V0 विल बी इक्वल टू √gm / r की जगह पे क्या आ जाएगा, r + h। ये r क्या था, सैटेलाइट से लेके अर्थ के सेंटर तक का फासला। अगर अर्थ के सरफेस से हम हाइट h ऊपर गए तो क्या बन जाएगा, r + h बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी एट एनी हाइट h अबव द सरफेस। हमें gm का वैल्यू पता है, gm का वैल्यू क्या होता है, gr²। ऐसे ही ना भैया, अभी निकाला था हमने, gr² अपॉन में क्या आ गया, r + का h। ठीक है, ये आ गया। r को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूंगा, r × g / r + का h। एक चीज ध्यान में रखिएगा, नोट बना के लिख लिएगा, यहां पे g का वैल्यू अर्थ के सरफेस वाला ही रखेंगे। ये नहीं कि आप हाइट h ऊपर आ गए तो वो वाला वैल्यू यहां रख रहे हैं। क्यों सर? इसलिए मेरा बेटा कि आपने gm को रिप्लेस इससे किया है, और ये कहां से किया था, g = gm / r² से। दैट वाज द इक्वेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो भाई जब एट द सरफेस ऑफ अर्थ की इक्वेशन लगाओगे तो वैल्यू भी एट द सरफेस ऑफ अर्थ वाली पुट करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखना। ये 2 फॉर्मूले हमारे हैं किसी हाइट h पे कैलकुलेट करने के लिए। चलें आगे, चलो आगे देखो। अब हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास पेपर में भी आया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं, देन आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया जनाबे वाला, नस्ट के अंदर 2013 की रिक्रिएशन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट कितना ऊपर है,
अर्थ के सरफेस से 3600 किलोमीटर ऊपर है। कितना ऊपर है? अर्थ के सरफेस से 3600 किलोमीटर ऊपर है। आपने बताना है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? टाइम लो अपना, तसल्ली से वीडियो को पॉज करो, सवाल को अटेम्प्ट करो। चलो मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 चले। चलो फॉर्मूला हमें पता है भैया, ये रहा, V नॉट विल बी इक्वल टू R 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। G अर्थ के सरफेस के ऊपर जो होता है 10 ले सकते हैं, ठीक है? R प्लस H, R कितना है भैया? 6400 किलोमीटर्स, और गिवन कितना है? H कितना गिवन है? 3600 किलोमीटर्स। H जहन में रखना, अर्थ के सरफेस से ऊपर वाली हाइट हैगी, ठीक है भैया? चलो, और ये किलोमीटर है, किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर 3 हो गया, सही हो गया? चलो 64 इंटू 10 टू द पावर 5 बन गया, ये बन गया जनाब 1 डिवाइडेड बाय 6400 में 3600 को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या बनता है भाई? 6400, 3600, 7000, 10000 बनता है ये 10000। एक 10 से एक 10 मर गया, 10 पावर 2 सेट हो गया। चलो 64 इंटू 10 पावर 5, 4 जीरो ये रे और 2 जीरो ये रे, कितने जीरो हो गए? ये 6 जीरो। 6 जीरो को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितने आएंगे? 3 जीरो बाहर आएंगे, सेट है? सिंप्लीफाई कर देंगे, 64 इंटू 10 पावर 3, यही बनता है ना भाई? 10 पावर 2, 10 पावर 2, ठीक है? 6400 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में लेके जाओगे तो 6.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आ गया? ये वही बात आपको साबित भी हो रही है कि आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस के करीब करीब, तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड थी, अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं। देखो ये ऑर्बिट, ये अर्थ के सरफेस के करीब नहीं है, 3600 किलोमीटर है। कोई 300-200 होता तो 8 के नजदीक वैल्यू आती, लेकिन अभी ये कितना दूर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपकी वैल्यू 6.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है? इसी बात को साबित करने के लिए एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लो, ठीक है? जो क्वेश्चन होमवर्क में आपने ISS का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पे जाके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहते हैं और ये सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? 400 किलोमीटर। आप क्या करना, इस वाले फॉर्मूले के अंदर या इस वाले फॉर्मूले में, जिसमें दिल करता है, इसमें भी डाल सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूले, क्योंकि मैंने यहां से ही इसको रिप्लेस करके वैल्यू निकाली है। आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना। तो वो तकरीबन 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी। पॉइंट समझ में आ गया? या 7.8 इंटू 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही होगी। ये भी तो क्या आ रही है? 6.4 इंटू 10 पावर 3 आ रही है। समझ आ गई? तो वो तकरीबन 8 के करीब करीब आ रही होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक और सिंपल सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डिटेल से, ये दो टॉपिक ग्रेविटेशन में भी आते हैं, वर्क पावर एनर्जी में भी आते हैं, तो ये टॉपिक हम वर्क पावर एनर्जी में मुकम्मल कर चुके हैं। कौन से दो टॉपिक? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक एंड एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक, ठीक है? सारे पास पेपर के क्वेश्चंस के साथ हमने मुकम्मल किया है, वर्क पावर एनर्जी में आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है? अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? देखो अभी आपने ये चीज नोट करी ना कि आप अर्थ के सरफेस से किसी चीज को फेंकते हो इतनी स्पीड से कि वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं तो क्या होगा? पहले तो स्पीड बढ़ाने पे जो उसका ऑर्बिट है वो सर्कुलर से हटके हो जाएगा इलिप्टिकल। सर इलिप्टिकल क्या होता है बच्चे? देखो सर्कल होता है ऐसा, इलिप्स जो होता है ना, इलिप्स होता है ऐसा, ये इलिप्स है आलू जैसा, दिस इज इलिप्स। ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है। पहले जब आपकी ऑर्बिटल स्पीड कम थी तो वो इस तरीके से था, फिर आपने अपनी ऑर्बिटल स्पीड बढ़ाई तो वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ में आ गया। अब मजीद बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, कभी ना वापस आने के लिए। तो किसी पॉइंट पे वो मिनिमम वेलोसिटी जो आपने ऑब्जेक्ट को दी और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से आजाद हो गया, बाहर निकल गया, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। हमने इसकी इक्वेशन भी पढ़ी थी और यही वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था जो आपको मेरी शर्ट पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है भैया? चलो हमने देखा था कि अर्थ के सरफेस के बहुत करीब, अर्थ के सरफेस के बहुत करीब अगर आपके पास
कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको जो एस्केप वेलोसिटी दी जाएगी दैट इज √2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ऐसे ही था। इसी तरह से अर्थ के सरफेस के करीब अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उसके पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दैट इज √gm डिवाइडेड बाय R। ऐसे ही है। जनरल फॉर्मूला जो एस्केप वेलोसिटी का था उसमें भी यहां पे स्मॉल आर आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के भी जनरल फॉर्मूले में यहां पे स्मॉल आर आता है, और स्मॉल आर का दोनों में मतलब एक ही होता है, अर्थ के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कराना है, जहां पे ऑर्बिट को स्केप कराना है, एक ही बातें चल रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन निकालने के लिए जाऊं, देखो बच्चे मैं एस्केप वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई बाय √gm डिवाइडेड बाय R। जी सर लिख सकते हैं, क्यों भाई, 2 को अलग कर लिया, gm बाय R को अलग कर लिया, रूट के अंदर है। ये वाली चीज आपको यहां पे लिखी हुई नजर आ रही है ऑलरेडी, तो क्या बनेगा v escape विल बी इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय v0। एक बार माजी में प्यास के पेपर के अंदर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंसेज के पेपर के अंदर इनका रेशो पूछा गया था, तो इनका रेशो जहन में क्या आएगा, √2:1। पॉइंट समझ में आ गया। और अर्थ के सरफेस के नजदीक अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अर्थ के सरफेस के नजदीक अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के करीब तकरीबन कितनी आ रही है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आ गया, सेट है। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, इतना हिस्सा कॉपी करो, मैं क्वेश्चन लिख दूं जब तक। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने मैंने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी मेडिकल कॉलेज 2009 के अंदर। कहता क्या है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट h इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। बताने की कोशिश कर रहा है कि h बहुत छोटा है। जब h बहुत छोटा है तो आप उसे तकरीबन क्या कंसीडर करोगे कि वो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है, तो √gm अपॉन कैपिटल R वाली इक्वेशन यूज करोगे, R प्लस H वाली यूज नहीं करोगे। H बहुत छोटा है तो कैपिटल R में H को जोड़ने पर भी R ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलो यानी कि ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के करीब वाली है। मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट द सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज। अब यहां पे ना बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन ए मार्क करके आते हैं, विच इज रॉन्ग। क्यों ऑप्शन ए क्यों मार्क करते हैं, सर आपने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया है √2gm डिवाइडेड बाय R। सही हो गया सर, ये वहां पे जो अर्थ के सरफेस के नजदीक है, एग्रीड। तो सर इसको हम यूं करें √2 अपॉन R मल्टीप्लाई बाय gm की जगह पे आपने पढ़ाया gr², बेहतरीन। एक R से एक R मर गया तो क्या आता है √2gr। तो सर देखें ना एस्केप वेलोसिटी क्या आ रही है अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक, √2gr। और सर देखें इसने कहा भी है कि हम कहां पे हैं, अर्थ के सरफेस के नजदीक है। भैया अब देखो मसला क्या है, इसने आपको एक और बात भी कही है। अगर आपने मेरा एस्केप वेलोसिटी का लेक्चर देखा है तो मैंने ओपनिंग लाइन ही वहां पे ये कही थी कि क्या एस्केप वेलोसिटी हमेशा यहीं से कैलकुलेट होती है, क्या हमेशा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो आंसर है नो। अर्थ के सरफेस पे अगर बॉडी है और उसके पास पहले से कोई एनर्जी नहीं है तो यह वैल्यू आपको उसे देनी है। बेसिकली अगर आप उस लेक्चर को देखोगे बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, लाजमी देखना पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से वो ऑब्जेक्ट बाउंड हुआ होता है, आपने उसे पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी देनी होती है। इतनी पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी देनी होती है कि वो नेगेटिव का मुकाबला करे और ओवरऑल एनर्जी बॉडी की क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ई टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए तो वो बाहर चला जाएगा। अभी क्या यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये रेस्ट में है, क्या इसके पास पहले से कोई एनर्जी नहीं है, तो ये आंसर सही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, इसका मतलब इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी तो पहले से है। तो आपको एस्केप वेलोसिटी तक जाना है तो इसका मतलब आपको डिफरेंस इसको देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया। देखो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट दिस मिनिमम इंक्रीज, देखो कह भी रहा है कितना इंक्रीज इन द स्पीड किया जाए सो दैट सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। देख लेते हैं भाई, अभी आपको चाहिए क्या, एस्केप वेलोसिटी। अभी बॉडी के पास क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इतनी स्पीड आपको बॉडी की बढ़ानी पड़ेगी तो जाके वो क्या होगा, निकल जाएगा।
एस्केप वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या आ रहा है, √2gr, समझ आ गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक जो होती है दैट इज √gr। भैया अभी तो कैलकुलेट की थी, इसके अंदर अगर मैं gm की जगह पे gr² रख दूंगा तो एक आर से एक आर मर जाएगा, क्या बनेगा, √gr बन गया आपके पास। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं √2 मल्टीप्लाई बाय √gr माइनस का √gr, दिस इज द मिनिमम इंक्रीज रिक्वायर्ड। √gr अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, √2 - 1, समझ आता है। देख लो भैया ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा ऐसा ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट समझ में आ गया। √2 - 1 आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो √gr मल्टीप्लाई बाय √2 - 1, √2 कितना होता है, 1.414 माइनस का 1। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वही होगा जो यहां का डिफरेंस आ रहा है आपके पास। चेक करना जरा, ये जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो तकरीबन 3.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर आ रहा होगा। समझना ऐसा क्यों हुआ है, अब यहां से कैलकुलेट कर लेना। ऐसा इसलिए हुआ, बॉडी के पास इतनी स्पीड पहले से थी और इतनी चाहिए थी इसको एस्केप करने के लिए, तो आपने मजीद कितनी बढ़ाई, 3.2 किलोमीटर पर सेकंड। कैसे आया, इन दोनों को माइनस करके आ गया आपके पास 3.2 किलोमीटर पर सेकंड, 3.27 समथिंग आता है, क्योंकि यहां पर भी तो एक्चुअल वैल्यू 7.9 होती है। पॉइंट समझ में आ गया। तो गलत कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि क्या नहीं करना, ये क्यों नहीं होगा आंसर। ये उस वक्त होता अगर ये कहता सैटेलाइट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये होगा आंसर। अभी रेस्ट में तो नहीं है, इसके पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ स्पीड है, आप मजीद कितनी दोगे कि वो नेगेटिव एनर्जी को ओवरकम करके ओवरऑल एनर्जी को पॉजिटिव कर दे। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं बच्चे। अब हेडिंग लगाएंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से क्या मुराद है, अभी हमने ये चीज देख ली कि हमारे पास जो ऑर्बिट क्या है जिसके अंदर सैटेलाइट रोटेट करती है वो सर्कुलर होता है। अगर स्पीड बढ़ाओगे, इसको अपने पास नोट कर लेना, अगर आपके पास जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है और एस्केप वेलोसिटी से कम है, इस केस के अंदर आपके पास जो ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। अगर जितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए उतनी ही ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो कैसा होगा बच्चे, सर्कुलर होगा। आपके पास जितनी भी आपकी टेक्स्ट बोर्ड की किताबें हैं ना, हर एक की टेक्स्ट बोर्ड, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ भी है, डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है। मैं यहां पे आपको स्निपेट लगा के दिखा भी रहा हूं, ठीक है, देख लेना। स्पीड बढ़ाने पे v0 से ज्यादा है, एस्केप से कम है, तो ऑर्बिट के अंदर ही रहेगी, बाउंड हुई भी होगी। हाँ, एस्केप की जितनी हो गई, अब वो ऑर्बिट तो अब रहा ही नहीं, अब वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, हमें ये बात पता है मेरा बेटा। ये मान लो हमारे पास अर्थ है और ये जनाबे वाला हमारे पास अर्थ के सराउंडिंग में कोई एक सैटेलाइट है जो इस तरह से घूम रही है गोल मटोल। तो बच्चे अगर ये पॉइंट ए है, सैटेलाइट घूमते घूमते वापस पॉइंट ए पे आएगी, तो हम यही कहेंगे इसने एक चक्कर मुकम्मल किया, एक रेवोल्यूशन पूरा किया, एक साइकिल पूरा किया। साइकिल को मुकम्मल करने का जो टाइम होता है दैट इज टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। टी का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो भाई ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसके पास क्या होगा, ओमेगा होगा। ओमेगा का फॉर्मूला बच्चे हमें ये बात पता है v इक्वल्स आर ओमेगा, विच मीन्स ओमेगा विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r। अगर यहां पे लाके मैं पुट करूंगा तो 2π डिवाइडेड बाय v0 अपॉन r, ये r पलटेगा तो मेरा बेटा कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 2πr डिवाइडेड बाय v0। v0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट जो इस ऑर्बिट के अंदर है, ऐसे ही है, और इसका डायरेक्शन कहां होता है, अलोंग द टेंजेंट। सही हो गया, v0 आ गया। ये अभी अभी हमने ताज़ा v0 का जर्नल फॉर्मूला ड्राइव किया था, अगर आपको याद है, तो √gm डिवाइडेड बाय r था ये जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला सरफेस ऑफ अर्थ पे आएगा करीब करीब, तो यहां पे कैपिटल R हो जाएगा या √gr हो जाएगा। दैट है हाइट h पे चला जाएगा तो r+h हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला भी हम टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। ये स्मॉल r क्या है, अर्थ के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपका सैटेलाइट गोल 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 घूम रहा है। अच्छा भैया, इसको मैं देखो किस तरह लिख रहा हूं, r को मैं ऐसे लिख सकता हूं √r², √r², स्क्वायर से रूट मर जाएगा, वापस यही आ जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं √gm डिवाइडेड बाय √r। अब बच्चे देखो, ये नीचे वाली कहानी को जब मैं पलटूंगा डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बनेगा t विल बी इक्वल टू 2π √r² मल्टीप्लाई बाय
अंडर रूट आर होल डिवीजन में आ गया मेरे पास अंडर रूट जी एम, ऐसे ही है। अभी यहां पे भी रूट है, यहां भी रूट है, अगर मैं रूट कॉमन कर दूंगा तो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर और आर की पावर 1 आर क्यूब अपॉन में क्या आ गया जी एम। मेरा बेटा दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। 2 पाई कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 पावर माइनस 11, अर्थ का मास, क्योंकि अर्थ के लिए काम कर रहे हैं, किसी और प्लेनेट की बात करेंगे तो वहां पे वो आ जाएगा। यहां पे देखो ये क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अर्थ के सेंटर से लेके उस पॉइंट का फासला जहां पे आपकी सैटेलाइट मौजूद है। अगर हम इसी चीज को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर से रूट मर जाएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, थोड़ा सा अरेंज कर लो, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू एम। क्या ये बात समझ आती है? यहां से अगर मैं आपको बोलूं टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन बताओ, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस के बाहर इफेक्टिव मास चेंज नहीं होता। जितने लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हुआ है उनको ये जुमला समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कह रहा हूं अर्थ के बाहर या प्लेनेट के बाहर इफेक्टिव मास चेंज नहीं होता। तो अगर आप इसको देखते हो क्या आ रहा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये है मेरा बेटा केपलर का थर्ड लॉ, ये है केपलर्स थर्ड लॉ। सर पहला और दूसरा लॉ कौन सा है? बच्चे वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, वरना वो भी आपको पढ़ा देते। कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे। ये है केपलर का थर्ड लॉ। क्या कहता है? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट का जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसके अंदर आपके पास रोटेट कर रहा है। इसकी यही स्टेटमेंट में लिखी हुई फॉर्म में नोट्स में भी ऐड कर दूंगा, है यही वे, स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सही हो गया? अच्छा, गुड हो गया। इसी को हम एक और तरह से भी शो करते हैं, वो यहां से चेक कर लो आप। अगर मैं टी और आर क्यूब का रिलेशन पूछूं आपसे तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है बच्चे पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो पावर हाफ जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2। तो भाई साहब ये और ये एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो यहां पे रूट से ये मर जाएगा, ये अंडर रूट आर क्यूब आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? ये हमारे पास हो गया, ठीक है। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो। अब इसको अर्थ के सरफेस के करीब और अर्थ के सरफेस से दूर के लिए ड्राइव करते हैं और इसके सवालात करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने जो हमारे पास टाइम पीरियड का जर्नल एक्सप्रेशन ड्राइव किया है वो हमारे पास क्या आ गया? टी इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू एम, ठीक है। या इसी के अंदर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, अंडर रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास? जी आर स्क्वायर। एक चीज का ख्याल करना, आर स्क्वायर से यहां पे पावर को कोई कैंसिल नहीं करेगा। ये जनरल फॉर्मूला है, आपको थोड़ी पता है कि आर आर के बराबर है या नहीं। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है? अर्थ के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे अभी ये मौजूद है। एक और चीज नोट करो, क्या टाइम पीरियड मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में बड़े मास की सैटेलाइट हो या छोटे मास की सैटेलाइट हो, उसका टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट जब तक उसका ऑर्बिट कांस्टेंट है। सेम ये चीज ऑर्बिटर वेलोसिटी में भी देखी थी आपने, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, टाइम जो आपने अभी देखा है, जैसे केपलर का थर्ड लॉ जो है, ऑर्बिट का रेडियस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि जितना बड़ा ऑर्बिट है, जितना दूर का ऑर्बिट है, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा मुकम्मल करने में। पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब मेरा बेटा, अगर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक है, कितना नजदीक? अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर है या 80 किलोमीटर ऊपर है, तो हम स्मॉल आर को तकरीबन आर से इक्वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मार्कर को भी इंक की जरूरत पड़ रही है। हम आर को कैपिटल आर से इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि तकरीबन बराबर है। तो अगर यही वाली एक्सप्रेशन को देखूंगा तो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब। आर कितना है मेरा बेटा? यहां पे आर को आर से इक्वेट कर दिया, डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। जो मर रहा है मार देंगे, क्या बनता है? 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द
टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब, इतना करीब कि h इज वे लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ मौजूद है, तो वहां पे यहां से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे। वैल्यूज पुट करते हैं जरा। 2 पाई अंडर रूट, ये कैपिटल आर क्या है 6400 किलोमीटर्स, किलोमीटर का मतलब हो गया 10 पावर 3 अपॉन में जी कितना है 9.8। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 84.6 मिनट्स या तकरीबन 1.4 आवर्स। समझना इसका मतलब क्या है। अर्थ के सरफेस के बहुत करीब अगर कोई सैटेलाइट है तो उसको अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 85 मिनट लगेंगे, 85 मिनट लगेंगे, यानी कि तकरीबन 1.4 आवर्स लगेंगे एक चक्कर को मुकम्मल करने में। फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। फिर पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एक दिन में एक से बहुत ज्यादा चक्कर मुकम्मल कर लेगा, यानी कि इसको हम तकरीबन हम इसको 1.5 आवर लें तो 1.5 घंटे में एक चक्कर हो रहा है। समझते हो? तो आपके पास 3 घंटे में कितने चक्कर होंगे? 2 चक्कर हो जाएंगे इसके। 3 घंटे में इसके 2 चक्कर हो जाएंगे। और अगर इसको 24 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां कर रहा हूं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 घंटे में, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने चक्कर हो रहे हैं? 16 चक्कर। समझ आ रही है? यानी कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है तो 1.5 घंटे में तकरीबन एक चक्कर करेगा, 3 घंटे में 2 चक्कर, तो 24 घंटे में 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 8 से कर दिया, तो 24 घंटे में तकरीबन 16। चलो मेरा बच्चा, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन मेंशन किया है अभी तक के टॉपिक को लेके। क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास आगा खान 2011 की रिक्रिएशन से मिलेगा। ठीक है, अब देखो कहता क्या है, सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एट अ हाइट ऑफ 1700 किलोमीटर्स। अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है? 1700 किलोमीटर ऊपर है। अभी ये इतना छोटा नहीं है कि आप आर को यहां कैपिटल आर के बराबर प्लेस कर दोगे। कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, वही 6400 किलोमीटर है। अर्थ का मास दिया हुआ है, कैपिटल जी का वैल्यू भी इसने आपको दिया हुआ है। आपको बोल रहा है 2 चीजें निकालनी है, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड। देखो भैया, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो जर्नल फॉर्मूला था दैट वाज gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, अगर हम किसी हाइट h के लिए बात करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v0 विल बी इक्वल टू √gm डिवाइडेड बाय r प्लस का h। पॉइंट समझ में आ रहा है? सिमिलरली जो हमारे पास टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या थी? t इक्वल्स 2 पाई √r³ डिवाइडेड बाय gm, ये जनरल फॉर्मूला है। अब अगर आप h हाइट ऊपर चले गए और वो हाइट इतनी छोटी नहीं है कि इस r को आप कैपिटल R रख सको, तो आप बोलोगे भाई 2 पाई, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास r प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाय gm। ये भी लिखा मिलता है। और बाज़ जगहों पे एट हाइट h अगर आपने टाइम पीरियड निकालना हो तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है r प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाय g इंटू आर स्क्वायर। gm की जगह पे आ गई। दोनों चीज़ें सही हैं, सेट है। मैं वैल्यूज पुट करा रहा हूं, आपने आंसर निकालना होगा। तो भैया देखो, v0 का वैल्यू क्या है? √gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। g दिया हुआ है आपको, ये रहा। इसको मैं 6 इंटू 10 पावर -11 लिख दूं। देखो डेसिमल अभी 6.67 का मतलब डेसिमल यहां है, पीछे जाएंगे तो 10 जीरोज आएंगे, तो आगे इतनी छोटी वैल्यू है कि हम ये लिख भी दें विदाउट कैलकुलेटर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप बोर्ड लेवल के बच्चे हो तो कैलकुलेटर अलाउ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, क्या मास ऑफ अर्थ कितना दिया? 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम और r प्लस h। तो जनाब r आपके पास कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? 6400 किलोमीटर्स। 6400 किलोमीटर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6400 के साथ में जो 2 जीरो थे वो ये रहे, किलोमीटर का मतलब 10 पावर 3 ये रहा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5। देखो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, समझ आ गई? तो ये बन गया मेरे पास 64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5 प्लस हाइट कितना दिया हुआ है? 1700 किलोमीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 17 इंटू 10 पावर 2 किलोमीटर, और किलोमीटर का मतलब हो गया 10 पावर 3, यानी कि मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा 17 इंटू 10 टू दी पावर 5। समझ आती है? बेसिक मैथ्स के मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं बच्चे, जिसमें ये सारी चीजें करना हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। अगर हम देखें तो 6 6 होता है 36, एक 6 को बाहर निकाल दो रूट से। ठीक है, 10 पावर 24 और 10 पावर -11, तो 10 की पावर 13 बच जाएगा, 24 में से 11 गया तो अपॉन में 10 पावर 5 यहां पे आ गया कॉमन, 64 प्लस 17, 64 प्लस 17
तो 70 80 81 81 बनता है हमारे पास, ये सही है। 81 किसका रूट है? 81 का रूट क्या होता है? 81 किसका रूट है? 81 किसका स्क्वायर? 9 का। 81 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा उठ के। सही हो गया ना बच्चे? ठीक है। अब हमारे पास बच्चे 64 में मैंने क्या करा, 17 को ऐड किया तो 81 बन गया। 81 को रूट से बाहर निकाला तो क्या आ गया? 9 को। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6/9 विल बी इक्वल टू 10 to the power 13 माइनस का 5, 13 में से 5 गया तो क्या बचेगा? यहाँ पे 8 बच जाएगा। 10 पावर 8 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगी? 10 पावर 4। सिंप्लीफाई कर लो भैया, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4। सॉल्व कर लो। 0 पॉइंट यहाँ डेसिमल के बाद, डेसिमल लगाने के बाद आप 0 लगा सकते हो। 3 6 क्या होता है? 18। 20 में से 18 गया, फिर 2 बचा। डेसिमल के बाद हर स्टेप पे 0 लग सकता है। फिर तो ये 0.6666 चलता जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.667। आगे राउंड ऑफ कर दिया। इसको 10 पावर 4 को लिख सकता हूँ 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। तो इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या 6.67 किलोमीटर पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ या ना? 6.67 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने किलोमीटर वाली स्पीड आप दोगे तो इस ऑर्बिट में वो रह सकता है। नोट कर रहे हो कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ऑर्बिटर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आप ये इक्वेशन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो भैया, 2/r+h का क्यूब डिवाइडेड बाय g इंटू कैपिटल M। जी आपको पता है, M आपको पता है, R आपको पता है, H आपको पता है। ये रहा, आ जाएगा यहां से आंसर। ये आपका काम है, आपने इसका आंसर मालूम करना है। आंसर इसका आपका आना चाहिए समवेयर 1.9 या 2 आवर्स के अराउंड में। ठीक है, 1.9 या 2 घंटे लेगी ये वाली सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर मुकम्मल करने में। इतना हिस्सा कॉपी कर लें, आगे चलते हैं और कुछ 2-4 चीजें और देखते हैं। अब देखो मेरा बच्चा, टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। अब टाइम पीरियड निकालने के बाद हम इसी इक्वेशन से हमारी जो रेडियस की इक्वेशन है ना, वो अगर हमें ड्राइव करनी हो तो कैसे होगा? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? 2π√r³ डिवाइडेड बाय g इंटू कैपिटल M। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं मेरा बेटा तो क्या बन जाएगा? t² विल बी इक्वल टू 4π² मल्टीप्लाई बाय r³ डिवाइडेड बाय g इंटू कैपिटल M। अगर मुझे यहां पे r³ को अकेला करना है, r³ को तनहा करना है, तने तनहा, तो जनाब gm वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो gm मल्टीप्लाई बाय t²। 4π² यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे मेरे पास क्यूब है, मुझे इस क्यूब को खत्म करना है तो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट लूंगा। क्या अप्लाई करूंगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है मेरा बच्चा पावर 1/3, पावर 1/3। अगर मैं दोनों तरफ पावर 1/3 लूंगा तो r³ के ऊपर आ गई पावर 1/3, ये बनता है gm t²। डिवाइड में आता है मेरा बेटा मेरे पास 4π² के ऊपर भी क्या आ गई? पावर 1/3। यहां से क्यूब ने 3 को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास रेडियस की एक्सप्रेशन आती है gm मल्टीप्लाई बाय t², डिवीजन में आता है 4π² और ऊपर पावर में आ रहा है 1/3। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यानी कि अगर आपको कोई भी सैटेलाइट दे दी जाए, उसका टाइम पीरियड आपको बता दिया जाए, तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो ऑर्बिट का। अब आप यहां पे वीडियो को पॉज करके एक काम करोगे। काम तो सुन लो पहले। काम क्या करोगे? आपने क्या करना है? आपने यहां पे टाइम पीरियड पुट करना है 85 मिनट्स। सर ये कौन सी सैटेलाइट है? सुना सुना लग रहा है बच्चे। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब रिवॉल्व करती हैं, उनका टाइम पीरियड निकाला था, वो 84.6 मिनट्स आया था या 1.4 आवर्स आया था। याद आ रहा है? उसके लिए हमने काम किया था। आपने इसको यहां पे पुट करना है। जी आपको पता है, M आपको पता है, 4π² पता है, पावर 1/3 करना, रेडियस निकालना। आप देखना कि क्या आपका ये रेडियस कैपिटल R के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। और कैपिटल R से क्या मुराद है आपकी? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। एग्जैक्ट नहीं आएगा, करीब करीब आ रहा होगा। समझ आ गई? इसी तरह से
अगर आपका टाइम पीरियड यहां पे 2 आवर्स कर दिया जाए तो फिर आप रेडियस निकालना, और जो अभी इससे पीछे वाला सवाल किया है चेक करना, जो आपने उसका रेडियस ऑर्बिट का पुट किया था, आपने रेडियस ऑर्बिट का क्या पुट किया था 8100 किलोमीटर। कैसे भाई 6400 किलोमीटर तो अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का फासला है, पिछले वाले सवाल की बात कर रहा हूं। आपका सैटेलाइट उस अर्थ के सरफेस से मजीद कितना ऊपर था 1700 किलोमीटर, तो कुल कैसे हुआ, कुल मिला के क्या बना 8100। कैसे 6400 प्लस 1700, तो 64 में 1000 7400 मजीद 700 जोड़े तो आप कहां चले गए 8100 पे। तो जब आप 2 आवर्स पुट करोगे, जाहिर है यहां पे आवर्स में पुट नहीं करेंगे, सेकंड में करेंगे, इसको भी सेकंड में करेंगे, तो आपके पास उस केस में रेडियस आ रहा होगा 8100 किलोमीटर, यानी कि 8.1 इंटू 10⁶ मीटर। आगे बढ़ने से पहले ये 2 काम आपने लाजमी करने ताकि कॉन्सेप्ट का फील आ रहा हो। अब यहीं से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट का। हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या है, सरफेस से कितना ऊपर है। उसके लिए आप जरा पहले ये डायग्राम देख लो, ठीक है। ये है मेरा बेटा अर्थ और ये अर्थ का सेंटर है। ये है मेरा बेटा हमारे पास एक सैटेलाइट जो किसी ऑर्बिट के अंदर बड़े मजे से क्या कर रहा है, घूम रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 के साथ। अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये है मेरे प्यारे बच्चे हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, ये है हमारे पास हाइट h अबव द सरफेस, और आप पूरी डेरिवेशन में जिस चीज को स्मॉल r कह रहे हो ना, वो ये है स्मॉल r। ये है स्मॉल r क्या है, अर्थ के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपके पास सैटेलाइट मौजूद है, तो ये बन जाएगा। तो क्या मैं इस r को ऐसे लिख सकता हूं, देखना गौर से, r प्लस h will be equal to gm multiply by t square divided by 4 pi square to the power 1/3। अगर h का वैल्यू निकालना है तो वहां पे जाके मैं r को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सिंपल भाई, जो आपका ऑर्बिट का रेडियस आया है उसमें से अर्थ का रेडियस माइनस कर दो, तो सरफेस से कितनी ऊपर ऑर्बिटल और ये आपकी जो सैटेलाइट है वो मौजूद है, वो आपको मिल जाएगा। यही वाला फॉर्मूला बहुत सारी जगह पे ऐसे भी लिखा होता है, r इक्वल जी एम की जगह पे आएगा जी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3। हाइट के लिए फॉर्मूला आप खुद ही लिख लेना, यहां पे जी आर स्क्वायर आगे माइनस का, समझ आती है। यहां हमारा सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब सिर्फ छोटी छोटी बातें करनी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लेके, उसके ऊपर ये फॉर्मूले चिपकाएंगे और देखेंगे क्या खूबसूरत रिजल्ट्स हमारे पास ड्राइव हो रहे हैं। कॉपी कर लो जल्दी से। अब समझते हैं मेरा बेटा हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैंगी। देखो बच्चे, आपको ये बात पता है कि जो आपका अर्थ है गोल मटोल सा, वो ऐसे अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये मान लो बिलाल खड़ा हुआ है, बिलाल को अपनी छत के ऊपर से एक सैटेलाइट नजर आ रही है। अब बिलाल स्टेशनरी तो नहीं है, जाहिर है ये बिलाल है, अर्थ घूम रही है तो साथ साथ बिलाल भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। और क्या मैं ये बात कह सकता हूं, जब अर्थ अपना पूरा एक चक्कर मुकम्मल करती है अपने एक्सिस के गिर्द, तो बिलाल का भी एक चक्कर मुकम्मल होता है। अरे भैया बिलाल कहां है, अर्थ के ऊपर। जब ऐसे अर्थ गोल 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 घूम के वापस बिलाल यहीं पे आएगा, इसका मतलब अर्थ का एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब सोचो, अगर बिलाल ऊपर देखता है और उसको एक सैटेलाइट नजर आ रही है बिल्कुल अपने सर के ऊपर, वो देखता रहा, सैटेलाइट भी उसके साथ साथ जा रही है, और जब बिलाल का एक चक्कर मुकम्मल हुआ, सैटेलाइट का भी एक चक्कर मुकम्मल हुआ। इसका मतलब बिलाल को वो सैटेलाइट कैसी नजर आ रही है, रेस्ट में। ऐसी सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्या होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि हमेशा आपको अपने ऊपर नजर आएंगी, एट रेस्ट नजर आएंगी। देखो, अगर 2 गाड़ियां मूव कर रही हैं, ये एक दूसरे को कब देख के बोलेंगी कि हम एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, अगर दोनों एक ही स्पीड से चल रही हो। देखो, रेस्ट और मोशन क्या होता है, सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील करना। मैंने बराबर वाली गाड़ी में देखा, मेरे बराबर में चल रही थी, थोड़ा आगे गया वो तब भी मेरे बराबर में, और आगे गया तब भी मेरे बराबर में। अगर बराबर वाली गाड़ी मेरे लिहाज से अपनी जगह नहीं बदल रही, वो कैसी है, रेस्ट में है। बिल्कुल ऐसे ही सोचो, अर्थ है, इसके ऊपर एक सैटेलाइट फिक्स कर दी, जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूम रही है और रहती हमेशा उसी पॉइंट के ऊपर है। तो ऐसी सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट के लिहाज से कैसी होती है, 0 विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन अर्थ, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही उस पॉइंट के लिहाज से, हमेशा उसके ऊपर ही नजर आ रही है। बाहर से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा, ये अर्थ है ये सैटेलाइट है, दोनों क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो,
मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड जो है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होगा। यानी कि अर्थ जब एक चक्कर मुकम्मल करता है अपने एक्सिस के गिर्द, अर्थ जब क्या करता है अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, तब इसका भी क्या होगा, चक्कर मुकम्मल होगा। बोलो बच्चे, इतना पॉइंट सबको क्लियर है? क्योंकि मेरा बेटा सैटेलाइट अर्थ के ऊपर समझ लो ऐसे मौजूद है, जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है वैसे वैसे सैटेलाइट भी साथ साथ क्या हो रही है, घूम रही है। जब अर्थ ऐसे गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आया, ऐसे गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आया, तो ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ आ गई। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। और अर्थ अपने इर्द गिर्द चक्कर कितनी देर में पूरा करता है, 24 घंटे में। और इसको सेकंड में कैसे निकालेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। क्यों सर? भाई 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। क्लियर हो गया, सेट हो गया। अच्छा, ये है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से कैसी है, रेस्ट में है। यानी कि दोनों का टाइम पीरियड एक बराबर है, दोनों एक साथ अपना सर्कल मुकम्मल करते हैं। अगर मुझे इसका रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालूंगा भाई? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, T इक्वल्स 2π√r³ डिवाइडेड बाय GM। किसका रेडियस निकाल रहे हैं, किसका ऑर्बिटल रेडियस निकाल रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। सेट हो गया बच्चे? चलो अब स्क्वायरिंग करी तो T² विल बी इक्वल टू 4π², क्या आ गया, r³ डिवाइडेड बाय GM। r को यहां से अकेला कर लेंगे, r³ विल बी इक्वल टू GM मल्टीप्लाइड बाय T² डिवाइडेड बाय 4π²। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट लेता हूं तो जनाबे वाला ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। बच्चे देखो, g का वैल्यू क्या है, 6.67 पावर -11, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। मेन चीज इसका सिर्फ टाइम पीरियड था और वो टाइम पीरियड हमने यहां से ऑलरेडी निकाल लिया। अर्थ के साथ साथ टाइम चलेगा, ठीक है। अर्थ के साथ टाइम से मुराद ये, जितनी देर में अर्थ अपने एक्सिस के चक्कर पूरा करेगा वो भी उतनी देर में करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमेशा अर्थ के ऊपर उसी पॉइंट पे रहेगी। तो अगर बिलाल का घर इसके नीचे है, बिलाल जब भी देखेगा उसको सैटेलाइट हमेशा अपने ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि दोनों एक सिंक्रोनस मैनर में लॉक हुए हुए और साथ साथ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। 4π²। समझ आ गई बात की? बच्चे आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे और आंसर निकालोगे तो ये आंसर आएगा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर। मेरा बेटा इसी चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 4 मीटर में चल रहा है अभी ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 किलोमीटर, ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि आपका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनका ऑर्बिटल रेडियस इतना आ रहा है। ये पता है कितना आ रहा है ऑर्बिटल रेडियस? अगर आप इसको देखोगे तो डेसिमल को 4 प्लेस आगे ले जाओ, 1 2 3 4, यानी कि यहां था ना 1 2 3 4, 42,000 किलोमीटर। यानी कि अर्थ के सेंटर से लेके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के तक जो फासला है वो बेसिकली क्या है, 42,000 किलोमीटर। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि ये अर्थ के सरफेस से कितना हाइट h ऊपर है, तो हमें ये बात पता है। h कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R प्लस h के बराबर, ऐसे ही है, अभी सीखा था। तो अगर निकालना है r कितना है, 42,000 किलोमीटर, किलोमीटर में लेके चल रहा हूं, जहन में रखिएगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर प्लस h आ गया यहां पे, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसको यहां लाता हूं, ये किलोमीटर में लेके चल रहा हूं ताकि h भी किलोमीटर में आए, माइनस करेंगे 42,000 में से अगर मैंने 6,400 को माइनस करना हो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, जनाब इसको 3 किया, ये 12 हुआ, 11 रह गया, 10 - 4 6, 11 में से 6 गया तो 5, क्या आ रहा है, 35,600 किलोमीटर। अच्छी खासी हाइट है ये, 35,600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मौजूद है। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 35,600 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अभी डेसिमल यहां है, 1 2 3 4, यानी कि 3.56 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। मजीद सिंप्लीफाई कर लो, 3.56 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, राउंड ऑफ कर लो तकरीबन, तो 3.6 10 पावर 7 मीटर। सिर्फ इसको इससे दिखाने के लिए, ये देखो
ये अर्थ के सेंटर से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तक का फासला है और ये अर्थ के सरफेस से ऊपर, इतना ऊपर मौजूद है, तकरीबन 3.6 इंटू 10⁷ समझ आ गई। हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का हर तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर निकालनी हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? जनरल फॉर्मूला हमें पता है, V0 इक्वल √GM डिवाइडेड बाय R। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, जरा देखो। G कितना है मेरा बेटा? 6 इंटू 10⁻11। ये कितना है? 6 इंटू 10⁻24। R कितना निकाला था अभी आपने ताजा 4.2 इंटू 10⁻7। इसको मैं लिख सकता हूं 42 इंटू 10⁻6। समझ आती है बात की? बेहतरीन है। 36 होता है, एक 6 को बाहर निकाल लो। 24 में से 11 गया तो मेरा बेटा यहां पे क्या बचा? 13 बचा। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ऐसे ही मेरा बच्चा। अब देखो यहां पे इस 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे और 42 को रूट से बाहर लाएंगे। 36 का रूट होता है 6, तो 42 का रूट क्या होगा? 6.5। भाई 36 का रूट क्या है? 6। 49 का रूट क्या है? 7। तो 42 इनके दरमियान में कहीं आ रहा है, तो तकरीबन इसे क्या कर लेंगे हम? 6.5 कर लेंगे। जब आप इसको यहां से ऊपर लेकर गए तो मेरा बेटा आपने 13 में से 6 माइनस किया, तो 13 माइनस 6 कितना होता है? 7। तो 10⁻7 बच गया। अभी 10⁻7 का रूट निकालना मुश्किल है, तो आपने इसे क्या कर दिया? 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10। 10⁻6 को रूट से बाहर निकाला तो क्या आ गया आपके पास? 10⁻3। 10 का रूट निकालना है, 9 का रूट हमारे पास क्या होता है? 3 होता है, तो ये तकरीबन क्या आएगा? 3.1 आएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो जिस तरह सिखाया है बेसिक मैथ्स का लेक्चर में भी। ठीक है, बेसिक मैथ्स के लेक्चर में भी सिखाया है। ठीक है, तो बच्चे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आएगा तकरीबन 3 किलोमीटर पर सेकेंड। आप नोट करो, जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जब उनको लॉन्च किया गया होगा तो उनको आप इनके ऑर्बिट में लेकर गए होगे, और किस वेलोसिटी से लॉन्च किया गया होगा? 3 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो वही बातें जो हमने स्टार्ट में की थी, जितना आपकी सैटेलाइट बाहर वाले ऑर्बिट में होगी उतना उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। इसका टाइम पीरियड 24 घंटा है, करीब वाले का टाइम पीरियड 85 मिनट था। करीब वाले की ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा है, दूर वाले की ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है। जो बिल्कुल सरफेस के करीब थे उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी? 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ रही है? 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरा बेटा, चलो कॉपी कर लो जल्दी से। अब मेरा बेटा आखिरी चंद बातें जो कि हमारी एनर्जी से रिलेटेड है। हमने अभी ये बात की थी कि जो कोई भी हमारे पास सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है वो बेसिकली बाउंडेड स्टेट के अंदर है। बाउंडेड स्टेट से क्या मुराद है? वो अपनी मर्जी से अर्थ का ऑर्बिट लीव करके नहीं जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हर लम्हे एक्ट कर रही है, जो कि उसे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ पुल कर रही है। लेकिन वो सरफेस पे आके टकरा नहीं रही, क्योंकि वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करती चल रही है। तो अगर हम एक सैटेलाइट है, मान लो वो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास अर्थ है, इसके सराउंडिंग में यहां कहीं पे हमारे पास कोई एक ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है बड़े मजे से। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा, दैट इज GM इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। पढ़ चुके ये बात। अगर इस पॉइंट पे मेरा बेटा मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करूंगा, दैट विल बी ½ mv², और v क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर मुझे ये मालूम करनी है कि ये कितनी है, तो जनाब √GM डिवाइडेड बाय R, और ऊपर क्या आ गया मेरे पास? स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ने रूट को मार दिया तो क्या बनता है? mg इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2R। क्या बनता है? GM इंटू M डिवाइडेड बाय 2R। ये आ गई हमारे पास, समझ आ गई? आप नोट करो जरा यहाँ पे, इस चीज को देखो जरा यहाँ पे, और इतने हिस्से को देखो, क्या आपको सेम नजर आ रहा है? GM इंटू M अपॉन R। यह है अर्थ का मास, और स्मॉल m क्या है? सैटेलाइट का मास। तो बच्चे क्या बना? ये आपके पास बन रहा है, यहां से अगर आप देखोगे तो u डिवाइडेड बाय 2, मॉड इससे लगाया कि माइनस साइन में यहां पे नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या है जरा समझना और कॉन्सेप्ट का फील लेना। बच्चे ये पोटेंशियल एनर्जी ये बता रही है कि अर्थ ने इस सैटेलाइट को कितनी एनर्जी से रोक के रखा हुआ है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? आपके पास बाउंडेड स्टेट है। कैसी स्टेट है? बाउंडेड स्टेट है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, बाउंड हुआ हुआ है सैटेलाइट इतनी नेगेटिव एनर्जी से। और इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है अभी, वो अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी से बाउंड हुआ हुआ है उसके मुकाबले में आधी इसके पास क्या है?
अभी काइनेटिक एनर्जी है। पॉइंट समझ में आ गया। अगर मैं यहां से इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं तो टोटल एनर्जी कैसे आती है, U प्लस के से आती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। U कितना है, माइनस का GM इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस का GM इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2R। एलसीएम सेम करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस का GM इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2R। तो मेरा बेटा ये वो एनर्जी है जिससे अभी ये बाउंड हुआ हुआ है। समझना इस बात को, इस एक्सप्रेशन को समझना। एस्केप वेलोसिटी देखिए तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। मान लो मेरे ऊपर 100 रुपए का उधार है, मेरे पास 20 रुपए हैं। खुद सुनना गौर से, 100 रुपए का उधार है, मेरे पास अवेलेबल कितने हुए, अभी 20 रुपए हैं, जेब में आ गए कहीं से, कोई अल्लाह का बंदा देके चला गया। 100 रुपए मैंने किसी को कर्ज वापस करना है, मेरी जेब में अभी अभी कहीं से कितने आए, 20 रुपए। तो नेगेटिविटी कितनी है, 100 रुपए की, पॉजिटिव पैसे कितने हैं, 20 रुपए। तो कर्ज कितना रह गया, 80 रुपए का। अगर मैं ये 20 रुपए वापस करता हूं तो सेम चीज, कितनी नेगेटिव एनर्जी से रोका हुआ है, माइनस GM इंटू कैपिटल M बाय R। अभी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, GM इंटू M बाय 2R। तो टोटल एनर्जी जिससे ये बाउंड हुआ है वो कैसे आई, इन दोनों को ऐड करके आ गई। तो मेरा बेटा ये कहलाती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ये सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ये वो एनर्जी है जिससे सैटेलाइट बाउंड हुआ है। तो अगर आप इतनी एनर्जी सैटेलाइट को दोगे तो अल्टीमेटली वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कभी भी वापस ना आने के लिए। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके जो ग्राफ्स हैं वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, आखिर में छोटा सा पार्ट इंक्लूड किया था। इसका एक सवाल वैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन के साथ मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप चाहो तो उसे सॉल्व कर सकते हो। बस मेन बात ये समझना, ये क्या है जो उसे रोक के रख रही है, ये क्या है जो आपने उसे एस्केप करने के लिए दी है। समझ आ गई। तो अगर ये इतनी पॉजिटिव होती कि पूरी नेगेटिव का मुकाबला करती तो वो बाहर चला जाता। पॉइंट समझ में आ गया। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपने यहां से निकाल ली, समझ आ गई, टोटल एनर्जी सेट है भैया। चलो अगला लेक्चर हमारा होगा अपेरेंट वेट, वेटलेसनेस का और आर्टिफिशियल ग्रेविटी का।